नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पापा, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। सेठ ज्वाला प्रसाद के बंगले में अभी नाटकीय दृश्य खेला जा रहा था। एक में जवान बेटे मनवंतर ने मात्र इतना ही कहा, पापा, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, यदि आप आशीर्वाद दे तो। ज्वाला प्रसाद का ज्वालामुखी फटा। पसंद कर ली है? अर्थात क्या तुम्हारे माता पिता मर गए हैं? अभी 5 पैसे कमाना तो सीखे नहीं हो कि प्रेम की लत पर चढ़ गए? पहले धंधा करना सीखो, 2 पैसे कमाना सीखो और फिर लड़की तो हमारी पसंद की ही रहेगी। मनवंतर ने दबी हुई आवाज में दलील की, पापा, अब जमाना बदल गया है। अब तो सब लव मैरिज ही करते हैं। आप एक बार हाँ कह दे तो मैं विश्वा को अपने घर ले आऊं। पापा और मम्मी उसे देखिए, उसके साथ बातचीत कीजिए। बाद में यदि आप ना कहेंगे तो मैं विचार करूंगा, पर आप उसे देखे भी नहीं। ज्वालामुखी और रोषपूर्वक धधक उठा। लावारिस जैसे शब्द निकले, देखने के बाद क्यों ना कहूं, अभी से ही ना कह देता हूं। हमारी 71 पीढ़ी में किसी ने लफड़ा किया नहीं है। क्या तुम नई लीग बनाना चाहते हो? पापा, यह लफड़ा नहीं है, शादी की बात है, यह सब एक ही है। लड़की सीधे तुमसे संपर्क करे, उसमें ऐसे संस्कार होंगे, यह समझ लो। यदि वह सच में संस्कारी लड़की होती तो पहले उसने अपने माता पिता से बात की होती, बाद में उसके माता पिता ने हमसे संपर्क किया होता। उसके बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में आप दोनों को सामने बैठाकर हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप बात चलाई होती। ये कौन सी रीति है? कोई ठिकाना नहीं और कुमारिका चली शादी करने। बाप बेटे का संवाद जया बहन भी सुन रही थी, पर जया बहन की सख्ता हालत थी। 30 वर्ष के वैवाहिक जीवन में पति के सामने दलील करने का साहस उन्होंने एक बार भी किया नहीं था, और यदि ऐसा साहस दिखाया होता तो अभी इस बंगले में बैठी नहीं होती। मनवंतर तो तब चुप रह गया, पर अंततः तो वह ज्वालामुखी का वारिस था। घर से निकलकर ऑडी कार में बैठकर सीधा कॉफी कैफे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने फोन किया, विश्वा, आई एम वेटिंग फॉर यू। 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाओ। यह उनके रोज मिलने की जगह थी। विश्वा 10 मिनट में वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। क्या कहा मम्मी पापा ने? मम्मी तो क्या कहेगी, और पापा ने वही कहा जिसकी मुझे आशंका थी। तो उनको किस बात का एतराज है? उनका सबसे बड़ा एतराज उनका ईगो है। यदि उन्होंने तुम्हें पहले पसंद कर लिया होता, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, परंतु मैंने पहले पसंद किया, इसलिए उनके आह को चोट पहुंची है। तो अब क्या होगा? और क्या होगा? शादी होगी, तुम्हारी और मेरी। हमने लव किया है, लफड़ा थोड़े ही किया है। मैंने तुम्हें कमिटमेंट दिया है और मैं उसे निभाऊंगा भी। विश्वा की आंखों में ऐसे भाव उभरे मानो उसे कुछ समझ नहीं आया हो। मनवंतर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे माता पिता के एकमात्र पुत्र हो, करोड़ों के बिजनेस के वारिस हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें अमेरिका भेजकर एमबीए करवाया है। तुम्हारे भविष्य को लेकर उनके कितने अरमान होंगे। एकमात्र मेरे कारण पिता पुत्र के बीच कलह हो, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कमिटमेंट से मुक्त करती हूँ। हर प्रेम संबंध का अंजाम शादी में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मनवंतर ने विश्वा का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंख मिलाकर पूछा, क्या तुमने मुझे सच्चा प्यार किया है? मैं जो कहूंगा मानोगी? विश्वा ने कहा, हाँ, मेरा सर मांग लो, अभी कलम करके दे दूंगी। मुझे मस्तक नहीं चाहिए, मस्तक सहित माननी चाहिए। कल 11 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहां हाजिर मिलूंगा। यह मेरा
प्रेमादेश है। मुझे विश्वास है कि मेरा विश्वास भंग नहीं करेगी। उस दिन की मुलाकात पूरी हुई, जो दूसरे दिन पुनः संपन्न हुई। 4 साक्षियों की उपस्थिति में विश्वा और मनवंतर विवाह सूत्र में बंध गए। शादी करके सीधे ऑडी कार में बैठकर मनवंतर अपनी विवाहिता को लेकर मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के लिए घर पहुंच गया। दोनों के गले में फूल मालाएं थी। यह देखकर चौकीदार रामू दौड़कर बंगले में दौड़ गया। सेठ ज्वाला प्रसाद इजी चेयर में शरीर को लंबायामान बैठे हुए थे। चौकीदार ने बधाई दी। सेठ जी, छोटे सेठ ने शादी कर ली। छोटी सेठानी को लेकर आए हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। सेठ जी ने तैयारी शुरू की। पेट में से आक्रोश की आग और छाती से रोज की राख गले तक लाकर लावे के रूप में बाहर उड़ेल कर रख दिया। दरवाजे से ही दहाड़े, वही खड़े रहना नालायक, मैंने ना कहा था, फिर भी मनमानी ही की। आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। जैसे आए हो वैसे ही उल्टे पांव लौट जाओ। दहाड़ सुनकर दौड़ आई जया बहन ने पहली बार मुंह खोलने का साहस जताया। ऐसा क्यों कर रहे हो भला? बेटे को आशीर्वाद तो देने दीजिए, बहू का मुंह तो देख लेने दीजिए। बाद में यदि ठीक नहीं लगे तो उन दोनों को अलग बंगला दिला देना। कैसा बंगला और कैसी बातें? युवराज को शादी करना आया है तो कमाना भी आएगा ना। और तुझे क्यों बहू का मुंह देखने की इच्छा जगी है? जिस कालमुखी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया हो, उसके थोबड़े में क्या रखा होगा। चले जाओ दोनों, फिर कभी अपना मुख नहीं दिखाना। मनवंतर इस अपमान को सह नहीं सका। वह मन ही मन जल उठा। विश्वा का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर जाने लगा। नवोढ़ा द्वारा पहनी हुई कीमती साड़ी का घूंघट तनिक चंचल हुआ। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार सास ससुर के आशीर्वाद के लिए उसके पैर उठे, पर पति के हाथ की पकड़ मजबूत थी। उसे खींचे चले जाना पड़ा। पीछे से आवाज सुनाई दी, रामू, तुम्हारे छोटे सेठ के पास से गाड़ी की चाबी ले लो। दूल्हे राजा अब अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठकर अपने बंगले में जाएंगे। मनवंतर ने चाबी चौकीदार के हाथ में रख दी। हाथ से घड़ी, उंगली में से सोने की अंगूठी, गले से चैन भी उतार कर दे दी। पैंट की जेब में नोटों से भरा पर्स निकाला तो सही, पर बाद में विचार बदला। रामू काका, आप अपने बड़े सेठ से कह देना कि ये 20,000 रुपए मैंने उनके ऑफिस में जो नौकरी की उसकी तनख्वाह समझकर ले जा रहा हूँ। और मनवंतर ने खुमारी के साथ अपनी विवाहिता का हाथ पकड़कर पैतृक बंगला छोड़ दिया। सोसाइटी की नुक्कड़ से उसे रिक्शा मिल गई। एक दिन और एक रात एक मित्र के यहाँ बिताकर दूसरे दिन से किराए पर मकान लेकर उसने अपना संसार शुरू कर दिया। सालाना 300 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी का वारिस 50,000 रुपए मासिक की नौकरी करने लगा। विश्वा उसे विनती करती रही, मुझे भी नौकरी करने दीजिए, पर मनवंतर का मन मान नहीं रहा था। जया बहन पुत्र विरह का आघात सह नहीं पाई। 2 दिन गुमसुम रहने के बाद तीसरे दिन मासिव हार्ट अटैक में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके अग्निदाह के लिए ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ी नहीं। पति के गुस्से की आग में वह पौना भाग तो जल ही चुकी थी। पत्नी की विदाई के बाद भी ज्वाला प्रसाद की ज्वालाएं शांत हुई नहीं। उनका स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा, पर स्वभाव जनित अकड़ूपन जस का तस था। ऑफिस जाना बहुत कम हो गया था। वर्षों पुरानी बीपी की तकलीफ अब दवाइयों के अंकुश से बाहर हो गई थी। ब्लड शुगर भी बढ़ गई थी। जब तक जया बहन जीवित थी तब तक तो खुद रसोई बनाकर सेठ को खिलाती थी। जिंदगी में पहली बार बाहर से टिफिन मंगवा कर खाना पड़ा। रामू काका ने एक बार करमबद्ध होकर विनती की, सेठ जी मेरी बात मानो, बाहर का खाने से आपकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा तो आप रसोईया या बाई रख लीजिए। सेठ जी ने जवाब दिया, मैं अपने अकेले के खाने के लिए नौकर रखूं,
2 रोटी बनाकर रसोई वाला 5,000 रुपए ले जाएगा। रामू काका ने जवाब दिया, सेठ जी, आपको कहाँ पैसों की कमी है? ये डॉक्टर हर महीने 50,000 रुपए ले ही जाते हैं ना। उससे अच्छा तो किसी जरूरतमंद के हाथ में 5,000 रुपए दी जाते हैं तो। सेठ मान तो गए, पर कड़ी चेतावनी देना भूले नहीं। तुम ही किसी को खोज निकालना, पर एक बात का ध्यान रहे कि जिसे भी तुम लेकर आते हो उसके हाथ स्वच्छ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, भले ही 2,000 ज्यादा देना पड़ जाए। रामू काका खोज लाए। कोई महाराज तो मिला नहीं, पर एक बाई मिल गई। स्वच्छ और विवेकी थी और कम बोलती थी। सेठ जी तो अपने बिछौने में पड़े होते। बाई सुबह शाम एक्टिवा पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत खुलती गई। शयन कक्ष के दरवाजे पर जाकर पूछने लगी कि सेठ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जो भी बनाऊंगी उसमें नमक तो कम रहेगा ही, और मीठा तो मैं बनाती ही नहीं। रामू काका ने मुझे कहा है कि आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। बाई के हाथ से बने स्वादिष्ट व्यंजनों से सेठ का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। कुछ चलने फिरने लगे। पूरे 1 वर्ष की सेवा शुश्रूषा के बाद सेठ रसोई वाली बाई पर प्रसन्न हुए। रामू काका को बुलाया, सूचना दी, मेरे वकील को बुलाओ ना, मुझे अपनी विल तैयार करनी है। मेरी सारी संपत्ति इस रसोई वाली बाई के नाम पर कर देनी है। मेरा बेटा तो कपूत पैदा हुआ है। जो सुख उसकी कालमुखी पत्नी ने मुझे दिया नहीं है, वह सुख इस बाई ने मुझे दिया है। बुलाओ वकील को। रामू काका का चेहरा खिल उठा। रसोई में सेठ के लिए उपमा बना रही बाई ने बाहर आकर कहा, सेठ, विल नहीं बनाना। मैं बाई नहीं हूँ, मैं तो कालमुखी हूँ। रामू काका ने मुझे आपकी तबीयत के समाचार मुझे दिए थे। यह जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। आपके बेटे की मनाही होते हुए भी मैं यहाँ दौड़ी चली आई हूँ। मेरा अधिकार तो मेरी पगार जीतना ही है। आपकी दौलत पर एक कुपात्र और एक कालमुखी का अधिकार कितना हो सकता है? सेठ जी अवाक होकर विश्वा को देखते रह गए। दुपट्टे से ढका विश्व मोहिनी जैसा रूप देखकर बड़बड़ाते रहे, ऐसी कन्या तो मैं भी खोज नहीं पाया होता। जैसा रूप वैसे ही गुण। आंसू पूरित आंखों से और कांपती हुई आवाज में ठंडा पड़ा हुआ ज्वालामुखी मीठी आवाज में बोलने लगा, रामू काका, अब तो वकील को अभी ही बुला लो। मेरी जायदाद में से एक भी फूटी कौड़ी उस कपूत के हिस्से में जानी नहीं चाहिए। सारी संपत्ति इस चंद्रमुखी के नाम पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।